रमजान में 10 जुगाड़ू बहू का घास का घर और इफ्तारी। चाचा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? माना अबू जान के गुजर जाने के बाद आपने ही हमारे खानदानी काम को संभाला है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब हम भाई इस काम को छोड़कर कोई नया काम शुरू करें। इस काम को मैंने और तुम्हारे मरहूम अब्बा जान ने आगे बढ़ाया था। उनके गुजर जाने के बाद अब इस पर सिर्फ मेरा हक है और मेरे बाद इसे मेरे बच्चे संभालेंगे, न कि तुम। तुम्हारे चाचा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारी अम्मी और अब्बू के गुजर जाने के बाद आखिरकार हम दोनों ने ही तो तुम 10 को अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और अब तुम्हारी बीवियों और उनके बच्चों को भी पाल रहे हैं। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि तुम लोग खुद मेहनत करके उनका खर्चा उठाओ। ठीक है चाचा जान, चाची जान, अगर आप यही चाहते हैं तो हम सभी कल ही दूसरे शहर जाकर नया काम करेंगे और जल्दी अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी बेगम और अपने बच्चों को यहाँ से ले जाएंगे। अगले दिन होते ही सभी भाई अपना अपना सामान पैक करते हैं और अपनी बेगम और बच्चों से अलविदा लेकर दूसरे शहर काम की तलाश में निकल जाते हैं। वहीं सभी बहुएं बस अपने शौहर के आने का इंतजार करती हैं। इन सभी के शौहर को गए हुए अभी मुश्किल से सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि तभी मुमताज और राशिद मिलकर इन सबको घर से निकालने लगते हैं। चाची जान, ये आप क्या कह रही हैं? हमारे शौहर अभी 2 दिन पहले ही तो नए शहर गए हैं काम के लिए। कम से कम उनके आने तक तो हमें घर से ना निकाले। हम इन बच्चों को लेकर कहाँ भटकेंगे और कुछ दिनों में रमजान भी शुरू होने वाला है। कितने सालों से तो हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया, इतना काफी नहीं है क्या? अरे कल को मेरे भी बच्चों की शादी होगी, उनकी भी बेगम आएंगी, कहाँ रखूंगी उन्हें मैं? चलो अब जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। सभी बहुएं अपना सामान उठाती हैं और बच्चों के साथ घर से निकल जाती हैं। चलते चलते वो सब लोग काफी थक चुके थे, इसलिए वो एक घास के बड़े से खुले मैदान में जाकर बैठ जाते हैं। अभी तो ठीक से गर्मी आई भी नहीं है, लेकिन देखो ना कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। सूरज भी अब आंखों में चुभ रहा है। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? पास में 5 पैसे भी नहीं है, क्या करें हम? अम्मी जान, हम आपको बताएं, स्कूल में हमारे टीचर ने हमें बताया था कि घास काफी ठंडी होती है। देखिए हम सब घास पर ही बैठे हैं और ये कितनी ठंडी है। अगर हम घास से अपने आप को ढक लें या इसकी बनी हुई किसी चीज में जाकर बैठ जाएं तो हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। दानिश बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने तो देखा ही नहीं कि हम लोग इतनी ठंडी घास पर बैठे हैं। इससे थोड़ी बहुत तो हमारी गर्मी कम हुई है। एक बार हमें दानिश की बात मान लेनी चाहिए। सभी बहुएं अब आपस में कुछ खुसर पुसर करती हैं और अब मुस्कान आसपास से 4 बड़ी लकड़ियों के टुकड़े लाते हैं और उसे जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर के हिस्से को घास की मदद से अच्छे से ढक देते हैं और अब सब उस घास के छप्पर में रात भर आराम करते हैं। घास की वजह से उन लोगों को रात भर ज्यादा गर्मी नहीं लगती और वो सब आराम से सो जाते हैं। कल की रात तो कट गई, लेकिन अब आगे क्या करें? 4 दिनों में रमजान शुरू है, कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं है। अब छप्पर में तो हम लोग ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते। या खुदा, अब तू ही अपने बंदों की मदद कर। मेरे पास एक तरकीब है। जिस तरह कल हमने जुगाड़ करके घर में छप्पर बनाया, ठीक उसी तरह जुगाड़ करके हम घर से एक छोटी सी झोपड़ी बनाएं। घास की वजह से हमें ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी और रहने के लिए छत भी मिल जाएगी। मैं अर्शी के साथ हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे हमें काफी फायदा होगा और बिना पैसों के लिए हमारा घर भी बन जाएगा। सभी बहुएं अर्शी और मुस्कान की बात में हाँ में हाँ मिलाती हैं, जिसके बाद अब जहाँ कुछ बहुएं आसपास की जगह से लकड़ी इकट्ठा करती हैं तो कुछ हरी हरी और ताजी घास। वहीं दोनों बच्चे दानिश और अली उन सब की मदद करते हैं। ये लीजिए चाची जान, हम ढेर सारी ताजा घास लेकर आए और साथ में पानी भी। आप थक गई होंगी ना, पानी पी लीजिए। कितने समझदार बच्चे हैं हमारे। नन्ही सी उम्र में इन्हें हमारा कितना ख्याल है। 2 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उन सभी जुगाड़ का घास का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें वो गर्मी से बचकर आराम से रह सकती थी। ऐसे ही 2 दिन और गुजर जाते हैं और अब रमजान का महीना शुरू हो जाता है। सहरी तो हमने सिर्फ पानी पीकर कर ली थी, लेकिन अब इफ्तारी कैसे करेंगे? दोनों बच्चों ने भी रोजा रखा है। जिस तरह खुदा ने हमारे सर पर छत दी है, ठीक उसी तरह वो हमें रोजी रोटी भी देगा। दोनों बच्चे सिर्फ पानी पीकर ही रोजा रख लेते हैं और ऐसे ही आज का दिन गुजर जाता है। शाहीन और मरियम, ये दोनों बहुएं आसपास की जगह पर काम ढूंढने के लिए जाती हैं, लेकिन कहीं पर भी इन्हें काम नहीं मिलता, जिसके चलते ये दोनों उदास होकर घर लौट रही होती हैं कि तभी बीच रास्ते में इन्हें खजूर और केले का पेड़ दिखता है, जिसे देख या अल्लाह, हमारे घर के पास ही खजूर और केले का पेड़ है और हमें पता भी नहीं चला। कम से कम इफ्तारी का इंतजाम तो हुआ। हम केले और खजूर तोड़कर घर ले आते हैं।
मरियम और शाहीन दोनों पेड़ से केले और खजूर तोड़कर घर ले आती हैं, जिन्हें देखकर सभी बहुएं काफी खुश होती हैं और अब वो केला और खजूर खाकर अपनी इफ्तार पूरा करती हैं। ये तो वही नकाब है ना जो पिछले रमजान पर तुमने मेरे लिए अपने हाथों से सिला था। तुम्हें याद है पिछले साल मेरी सिलाई मशीन खराब हो गई थी तो मैंने अपने हाथों से सुई धागे की मदद से इसे बनाया था। तभी तो मुझे ये इतना पसंद आया था। वैसे कायनात, रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने में हर कोई बुरखा नकाब ये सब तो खरीदता ही है, तो क्यों ना तुम अपने हाथों से सिलाई करके ये सब बनाकर बेचो। इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी और मैं तो कह रही हूँ जिस तरह हमने घर से घर बनाया ठीक उसी तरह जनवस कारपेट और टोपी भी बनाते हैं। तुम कह तो ठीक रही हो, थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है, हम सब कोशिश करते हैं। कायनात और निखत अब दोनों मिलकर हाथों से पुरखे नकाब हिजाब बनाती हैं। वहीं बाद में वो लोग घास की मदद से टोपी और जान मास्क भी बनाते हैं, जिसे बाजार में बेचकर उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। वहीं अब उन्हें देख बाकी बची नूर, जन्नत और रुखसार घर में सेवई, फिरनी और शरबत बनाती हैं। ये आप लोग इतना सारा शरबत, फिरनी और सेवई क्यों बना रही हो? अभी तो ईद आने में काफी वक्त है, तो सेवई का भी अभी क्या काम? इतने सारे गुलाब क्या कर रहे हैं? बच्चों, हमने गुलाब का ही शरबत बनाया है और इतनी सारी सेवई फिरनी हमने अपने लिए नहीं बल्कि बाहर लोगों के लिए बनाई है ताकि हम उन्हें बेच सके। जो पैसे आएंगे ना उससे हम आप लोगों के लिए बिरयानी बनाएंगे। अपनी चाची जान की बात सुनकर सभी बच्चे काफी खुश होते हैं, जिसके बाद अब सभी में अपनी बनाई हुई फिटनेस शरबत से वहीं पेड़ से ढेर सारे खजूर केले तोड़कर और साथ ही साथ बुरखे नकाब लेकर अपने घास के घर से निकल जाती हैं और अब पास की बाजार में जाकर उन सभी सामानों को बेचती हैं। ये सारी नकाब और हिजाब कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ना, और ये जरा टोपी तो देखो कितनी अलग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे घास की बनी हो। क्या ये सच में घास की बनी है? यहाँ की शरबत और फिरनी भी कितनी ज्यादा अच्छे हैं ना। मैं तो सोच रही हूँ कि अब हर दिन इफ्तारी में यहीं से शरबत फिरनी मंगवा लिया करो। घर में इतने सारे काम होते हैं कि इफ्तारी पर ज्यादा कुछ बना ही नहीं पाती। उन सभी बहू की काफी अच्छी कमाई होने लगती है। वहीं अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो वैसे वैसे अपने सामान भी बढ़ाते हैं। कोई बहू कोरमा बनाकर बेचती है, तो कोई कबाब, तो कोई बिरयानी बनाकर लोगों को एक इफ्तारी के लिए बेचती है, जिससे आसपास के लोगों को जहां इफ्तारी के लिए कम से कम मेहनत करनी पड़ती, तो वहीं इन लोगों की काफी अच्छी बिक्री हो जाती है। कितने समय बाद हम लोग साथ में बैठकर इफ्तारी कर रहे हैं, वरना हर दिन तो हमारी इफ्तारी दुकान पर होती थी ग्राहकों को सामान बेचते हुए। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे शौहर को गए हुए कितना वक्त हो गया है। न जाने वो लोग कब आएंगे। क्या पता वो आए हों और चाचा चाची जान ने उन्हें हमारे खिलाफ भड़का दिया हो। तो अब तो खुदा ही जाने की क्या होगा और कब हमारे शौहर दूसरे शहर से वापस आएंगे। इफ्तारी करने के बाद सभी बहुएं नमाज पढ़कर खुदा से अपने शौहर के आने की दुआ मांगती हैं और जैसे वो सब नमाज पढ़कर उठती हैं तो देखती हैं कि उनके दरवाजे पर उन सबके शौहर खड़े हैं। अपने अब्बा जान को देखकर दोनों बच्चे जाकर उनके गले लग जाते हैं। अम्मी जान देखिए, अब्बा जान आ गए। आप लोग आ गए? आने में काफी वक्त लगा दिया आप लोगों ने। पता है हम आप लोगों को कितना याद कर रहे थे। हम तो 2 दिन पहले ही दूसरे शहर से यहाँ आ गए थे, लेकिन जब घर गए तो चचा जान और चची जान ने हमें बताया कि अब तुम सब उनके साथ नहीं रहते। बड़े मुश्किल आसपास के लोगों से पता पूछकर हम यहाँ पर आए हैं। खुदा की रहमत से हमारा उस शहर में काफी अच्छा काम लग गया है और अब तुम सबको यहाँ इस तरह रहने की कोई जरूरत नहीं है। और चाचा चाची जान से हमने अब सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। अब तुम सब हमारे साथ चलो। सभी बहुएं खुशी खुशी अपना सारा सामान पैक करती हैं और अपने बच्चों को अपने शौहर के साथ दूसरे शहर जाकर अब हंसी खुशी रहती हैं और बाकी बचे रमजान वहां पर अच्छे से मनाती हैं और साथ ही साथ अपने जुगाड़ से शुरू किए हुए काम को भी जारी रखती हैं। दादी माँ, दादाजी, माँ, पिताजी पकवान खाना शुरू करते हैं। इन पकवान में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इस 10 तरह के पकवान को खाने के लिए बेताब हूँ। मैं तो सबसे पहले चिकन बिरयानी खाऊंगा। ये तो देखने में ही काफी ज्यादा लजीज लग रही है। चलिए ना दादाजी, खाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ मेरे प्यारे पोते पोती, हम सब लोग 10 तरह का पकवान खाएंगे, मगर उससे पहले हम ऊपर वाले का शुक्रगुजार करेंगे जिसकी दया से हमें नए साल में भरपूर से पकवान दिया है। हे ईश्वर, हम तेरा लाख लाख शुक्रगुजार करते हैं जो तूने हमारी उम्मीद से बढ़कर हमको दिया है।
इसके बाद बहू सभी की थालियों में पकवान परोसती और सभी के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कुराहट और खुशहाली थी। आखिर क्यों यह गरीब परिवार पकवानों को देखकर इतना ज्यादा खुश थे, जैसे उन्हें खजाना या सोना चांदी मिल गई हो। जैसे ही सब लोग शाही पकवान के निवाले खाते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। ये शाही पनीर खाने में कितना लजीज लग रहा है, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये मटन कोरमा तो सबसे स्वादिष्ट बना है। अरे रेवती, तुम भी खाओ, खाली हम सबको क्यों देख रही हो? बस देख रही हूँ, ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आज मेरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। एक आज का दिन है और एक वो भी वक्त था जब हमने कितने दुख गरीबी देखे थे। क्या कुछ नहीं सहा, क्या कुछ नहीं झेला। जहां फूस और मिट्टी के पुश्तैनी मकान में श्यामलाल का गरीब परिवार, जिसमें पति पत्नी, बेटा बहू, पोता पोती, इसके अलावा एक बेटी और बेटा भी रहते हैं। रसोई की छत गिर जाने की वजह से ठंडी ठंडी हवा में कपकपाते हुए गरीब बहू रीता चूल्हा सुलगा रही होती है। पिछले आधे घंटे से चूल्हा जलाने का जतन कर रही हूँ, चूल्हा भी नहीं जल रहा है। ऊपर से आसमान से बारिश की तरह ओस गिर रही है। अरे रीता, क्या करने लग गई? 2 घूंट लाल चाय बनाने में इतना लेट लगा दिया। अरे दिहाड़ी पर जाना है मुझको और बाबूजी को। अरे तुम बाप बेटों की ट्रेन छूट रही है। एक गैस चूल्हा क्यों नहीं खरीद कर ला देते हो? कितनी कठिनाई से खाना बनाती है बेचारी। पता है 4 दिन से उपले पाथ रखे हैं, उपले भी नहीं सूख रहे हैं, ना धूप ही निकल रही है। अरे भाग्यवान, अब तुम सवेरे सवेरे शुरू मत हो जाओ। एक तो ठंड में पहले ही काम धाम नहीं है, घर में नमक रोटी भी खा रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। मजदूर लोग भूखों मर रहे हैं, पूरे लेबर चौक पर सन्नाटा छाया हुआ है सर्दी के मारे। फिर भी हम दोनों इतनी ठंड के मौसम में घर से निकलते हैं काम पर जाने के लिए। हाँ हाँ, तुम दोनों बाप बेटे महान काम कर रहे हो। हम औरतों को घर के अंदर बिठाकर जैसे रोज रोज 56 भोग खिला रहे हो ना। हे भगवान, इस औरत को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। चल विपिन, मुझको नहीं पीना चाय। बाबूजी, चाय तो पी लीजिए। मुझको नहीं पीनी बहू, मेरे हिस्से की भी अपनी झगड़ालू सास को पिला दे चाय। ऐसा बोलकर ससुर पति घर से निकल जाते हैं और सास रोने लग जाती है। सारे मुसीबत की जड़ तो मैं ही हूँ, बुढ़िया हूँ। भगवान मुझको उठा भी नहीं लेता। मैं भी इस गरीबी भरे जीवन से निजात पा जाऊंगी। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो। बनाती हूँ बच्चों, थोड़ा इंतजार करो। माँ जी, खाने में क्या बना दूं? राशन तो है नहीं, मंगवा दीजिए। कहाँ से राशन मंगवा दूं बहू? तेरे ससुर पैसे देकर नहीं गए। खैर ठहर, मैं तेरे देवर से मंगवा देती हूँ। सागर, जा बेटा लाला जी के पास से 1 किलो चावल और 100 ग्राम दाल ले आओ। अच्छा माँ, जाता हूँ। सागर लाला की दुकान पर आता है, जहाँ लाला बड़ी सी थाली में सर्दियों के मौसम के पकवान खा रहा था। पूरी थाली शाही पकवानों से सजी धजी थी। वाह भाई वाह, पकवान हो तो ऐसे कम से कम थाली 10 तरह के पकवानों से भरी हुई होनी चाहिए। मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है। आज तो जमकर खाऊंगा। मीठे से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले गाजर का हलवा खाता हूँ, फिर खाऊंगा शाही पनीर और बटर वाली तंदूरी रोटी। वाह वाह भाई वाह, क्या गजब का गाजर का हलवा बनाया है। अरे देसी घी में ड्राई फ्रूट डालकर। सागर झोला लेकर लाला के सामने खड़ा हो जाता है और राशन मांगने लगता है। नमस्ते लाला जी, माँ ने बोला है थोड़ा राशन तोल दो। फिट्टे मुंह तेरे। अरे ओ सूरदास, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, देख ले। आज नगद कल उधार। नया साल आने वाला है, अब पैसों में राशन पानी मिलेगा, समझा? चल जा, खाने दे मुझे। पकवानों का मजा किरकिरा कर दिया। सागर ललचाई नजर से पकवानों को देखते हुए खाली हाथ घर लौट आता है। क्या हुआ देवर जी, आप खाली हाथ लौट आए? राशन कहाँ है? लाला ने राशन नहीं दिया भाभी। ये सुनते ही बहू के भूख से बिलबिलाते दोनों बच्चे पूजा मुकेश रो पड़ते हैं। तो क्या आज हमको भूखे रहना पड़ेगा माँ? नहीं पूजा दीदी, हम भूखे नहीं रहेंगे। माँ ने मुझसे वादा किया था सर्दी में हमारे घर में पकवान बनेगा। माँ, तुम पकवान बनाओगी ना? ये सुनकर घर के सभी बड़े लोगों का दिल बोझ से भर जाता है। तभी पड़ोसन पद्मा, जो कि धनी औरत थी, वो कुछ पुराने चावल दे जाती है। अरे रीता, ये ले कुछ 4-5 किलो पुराने चावल पड़े थे मेरे घर में। वो मैंने नए साल की सफाई की है ना, तो रसोई में मिल गया। तुम लोग बनाकर खा लेना। मेरे घर में तो बासमती चावल बनता है, ये कोई खाता नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। रीता देखती है कि चावल में घुन लगा हुआ है, जिसे देखकर उसे अपनी बदनसीबी महसूस होती है। कुल मिलाकर उसके परिवार की दशा इतनी बदतर थी कि कभी किसी त्योहार पर पकवान बनना तो दूर, अच्छा खाना खाने के लिए भी सबका दिल तरसता था। अड़ोस पड़ोस वाले उन्हें लाचार समझकर अपना पुराना सामान या सब्जी वगैरह उनके घर दे जाते, जिससे रीता मजबूर होकर ले लेती है। हाल फिलहाल पूरा परिवार पानी वाली दाल खिचड़ी खाकर गुजारा करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आंगन में उगी साग पात खाकर पूरा परिवार गुजारा करता है। तभी एक रात सब लोग खाने बैठे होते हैं। बाबूजी, बिपिन जी, ये लीजिए आपकी थाली, आज मैंने साग रोटी बनाई है। फिर से वही घास फूस, मुझको नहीं खाना है ये। ऐसे बोलकर मुकेश गुस्से में थाली झटक देता है। मुकेश, इस तरह से खाने का अनादर नहीं करते। दादा और पापा कितनी मेहनत से कमाते हैं ना, चलो खा लो, ये भी अच्छा है। झूठ झूठ झूठ, बुआ तुम झूठ बोलती हो। हमारे पड़ोसी के घर में डेली डेली पकवान बनता है, मुझको भी शाही पकवान खाना है। शाही पनीर, मटर पनीर, बिरयानी, शाही टुकड़ा, नान, रोटी, ये सारे पकवान हमारे घर में कभी नहीं बनता। काश मैं ऐसे गरीब घर में पैदा नहीं हुआ होता, किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता तो मुझको डेली डेली 10 तरह के पकवान खाने को मिलते। मुकेश के मुंह से नासमझी में निकला ये शब्द कमाने वालों के दिल पर गहरा चोट पहुंचाती है। रीता गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और खुद भी रोने लग जाती है। बदतमीज, बदमाश कहीं का, 10 तरह के पकवान खाना है तुझे, मैं खिलाती हूँ, रुक, ये ले, कहा। दादी, बुआ बचाओ। बहू क्या कर रही है, जान ले लेगी क्या? अरे दोस्तों, हमारे गरीब तकदीर का है जो हमारे घर में 10 तरह का पकवान तो दूर, कभी एक तरह का पकवान भी आज तक नहीं बना है। इन बच्चों को मिला क्या है यहाँ पर? वह रात पूरा परिवार बिना खाए ही सो जाता है। देवर सागर अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देता है और अगले दिन जब दोनों बाप बेटे काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो बोलता है, भैया, पिताजी, आज से मैं भी आप दोनों के साथ काम पर चलूंगा, क्योंकि मैं अपने मासूम भतीजे भतीजियों का दिल तरसते हुए नहीं देख सकता। अरे पगले, तू चिंता क्यों करता है? तेरा बड़ा भैया है ना, सब संभाल लूंगा। तू बस पढ़ लिख। इस नए साल पर हमारा परिवार 10 तरह का पकवान जरूर खाएगा, ये वादा है मेरा। ऐसा बोलकर दोनों काम के लिए निकल जाते। जहां रोड नए साल के लिए रंग बिरंगी लाइटों से सज रही थी, हलवाइयों की दुकानों पर भीड़ लगी थी, जबकि दोनों बाप बेटे काम तलाश रहे थे। बड़ी मुश्किलों से जाकर उन्हें गीली रेत उठाने का काम मिलता है। देखो, इस कड़ाके की ठंड के मौसम में ये गीली रेत उठाना अंगार उठाने के जैसा है। अभी भी सोच लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम चाहो तो मना भी कर सकते हो। नहीं साहब, हम ये काम करेंगे, मगर आपने जो कहा है कि आप हमें डेली की दिहाड़ी 500 रुपए देंगे, वो तो पक्का है ना? हाँ, बिल्कुल पक्का है। शुक्रिया साहब, लेकिन हमें पैसे 31 दिसंबर को दिलवा दीजिए, एक आखिरी अर्जी है हमारी। मालिक उनके बात पर हामी भर देता है। इधर रीता मजबूर होकर कोठी में नए साल के झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। इसी तरह से वक्त गुजरता है। रूखा सूखा खाकर तब किसी तरह गुजारा करते हैं और आखिरकार उनको उनकी मेहनत का फल मिल जाता है। सब पैसे लेकर घर में सारा सामान जुटा कर ले आते हैं। जहाँ घर की औरतें 10 तरह के पकवान बनाती हैं, बच्चे खुश होते हैं। ओ बल्ले बल्ले, आज तो हमारे घर में 10 तरह की पकवान बन रही है, मजा आएगा, मैं तो बहुत सारा खाऊंगी। कोरमा तैयार हो गया, चिकन बिरयानी भी बन गई। कविता, तुम जरा दूध देख लेना शाही टुकड़े के लिए, तब तक मैं तंदूर की रोटी लगा लेती हूँ। जी भाभी, साथ में गाजर का हलवा भी बना लेते। ठंड के मौसम में गाजर के हलवे के बिना तो सारे पकवान अधूरे हैं। नेकी और पूछ पूछ बना लेते, और केक के बिना तो नए साल की खुशियां अधूरी हैं, तो केक भी जरूर बनाएंगे। नए साल का दिन है, मौका भी है, दस्तूर भी। कुछ देर में 10 तरह का पकवान बनाकर ससुराल वालों के सामने वो पेश करते और सब लोग खुशी खुशी खाना शुरू करते हैं। जहां पूरा ससुराल बीती जिंदगी के रंजो गमों से बाहर आता है और सब लोग 10 तरह के पकवानों का लाभ उठाते हैं। माँ, मुझको थोड़ा और चिकन बिरयानी डाल दो। हाँ मेरी प्यारी बिटिया रानी, ये लो, दिल खोल कर खाओ, पेट भर कर खाना। अरे रीता, मुझे थोड़ा कोरमा और नान रोटी देना। बहू, मुझे थोड़ा गाजर का हलवा डालना। बहुत स्वादिष्ट बना है। जी बाबूजी, ये लीजिए। मेरा तो पेट हाउसफुल हो गया 10 तरह का पकवान खाकर बहू। अभी तो नए साल का केक काटना बाकी है, सब लोग केक खाएंगे, इतने प्यार से बनाया है। आखिर में खुशी खुशी सब लोग मिलकर केक काटते हैं और केक खाकर नए साल का जश्न मनाते हैं।